नमस्कार दोस्तों, प्रकाश इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार और आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक विषय के साथ जिसका शीर्षक है डूबता सूरज। डूबता सूरज अर्थात हिंदी माध्यम बनाम संघ लोक सेवा आयोग। अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 2019 की परीक्षाओं का अंतिम परिणाम घोषित किया है और उस परिणाम में 829 छात्रों को अंतिम रूप से संघ लोक सेवा आयोग की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें स्थान मिला है। तो ये 829 लोग जो हैं, इसमें हिंदी माध्यम के कितने लोग चयनित हुए हैं अंतिम रूप से, ये एक चर्चा का विषय बन गया है। आज जो 12 अगस्त 2020 है, उसके कई सारे ऐसे समाचार पत्र हैं जिनके संपादकीय में यह विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, दुख की बात है, हम ये चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं जो हिंदी आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से आधी से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषाओं को बोलती है और उसे समझती है, उसे लिखना पढ़ना जानती है। एक ऐसी भाषा जिसके नाम पर प्राचीन समय में भारत को एक पहचान मिली, एक देश के रूप में जाना गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत को बहुत लोग आज भी हिंदुस्तान के रूप में जानते हैं। ये जो हिंदुस्तान है, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, यह आज चर्चा का विषय है, इसी भाषा को लगातार कहीं ना कहीं सरकारी स्तरों पर डोमिनेट करने का, उसको निष्प्रभाव बनाने का एक कार्य लगातार किया जा रहा है। उसका परिणाम जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अंतिम रूप से चयनित जो 2019 का परिणाम है या पिछले एक दशक से जो परिणाम आ रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये भयावह स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो कई सारी अपने शैक्षणिक स्तर पर जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जो उनका सामना करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई के बाद वो तैयारी करने के लिए विभिन्न शहरों में कई कोचिंग स्तरों पर तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए एक डरावनी स्थिति साबित होती है। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं और आज का जो विषय है वो उन कारणों को जानने समझने का एक विषय है और मैं आपके बीच इसी कारण से उपस्थित हूँ कि इस विषय पर थोड़ी सी अपनी बात आपके बीच रख सकूँ। दोस्तों, लगातार ऐसा क्या हो रहा है जो हिंदी माध्यम के छात्र संघ लोक सेवा आयोग की अंतिम चयनित जो अंक तालिकाएँ हैं या उसका जो स्थान है उसमें वो अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करें तो 2010 के बाद 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने एक सीसेट नामक प्रणाली को अपनाया। यह सीसेट प्रणाली लगातार हिंदी माध्यम के छात्रों के विरोध अपना काम कर रही है। दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कई सारी बातों पर चर्चा करते हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर क्या है, क्या हिंदी माध्यम के छात्र अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कम मेहनत करते हैं। ये एकदम बिल्कुल एक हास्यप्रद सुनने में लगता होगा क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कम मेहनत करने के बजाय अधिक मेहनत करते हैं। दोस्तों, जो मूल कारण हैं वो कौन से हो सकते हैं, तो मैं सबसे पहला कारण आपको एक गिनाने की कोशिश करता हूँ, शायद वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही हो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, जो एक भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों का राज्य है, यहाँ इस प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी बोलने वाले, जानने वाले, लिखने वाले, उसको समझने वाले लोग रहते हैं। उसके जब बोर्ड में जब उसका अंतिम रिजल्ट आता है बोर्ड का, कक्षा 10 का और कक्षा 12 का, तो उसमें लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने
हिंदी विषय में फेल हैं। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? क्या उनको पढ़ाने वाले आज वो जो टीचर थे हिंदी के वो नहीं रहे जो पुराने समय में थे? क्या टीचर जो अध्यापक हैं वो अयोग्य हैं, या फिर वो अपनी योग्यताओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, ये पहला पड़ाव है जब छात्र अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो स्नातक स्तर पर विभिन्न प्रकार के विषयों को लेता है। उसकी दूसरी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि वो किस प्रकार के विषय को ले। इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं जो विज्ञान विषयों से आते हैं उनके लिए हैं, क्योंकि बीएससी स्तर पर जो गणित का विषय है, भौतिकी का विषय है, या रसायन का या जीव विज्ञान से संबंधित विषय हैं, उनकी बाज़ार में हिंदी माध्यम से संबंधित ना के बराबर पुस्तकें उपलब्ध हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हिंदी माध्यम की बुक नहीं छापते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है, जब बच्चा अपना 12 साल या उससे भी ज़्यादा साल वो एक माध्यम के साथ देता है, लेकिन जब अपनी उच्च स्तरीय शिक्षाओं की वो शुरुआत करता है तो उसके लिए उपलब्ध सामग्री नहीं मिलती, तो ऐसे में उस भाषा का विकास कैसे होगा? इसके लिए लगातार सरकारों ने ऑन पेपर काम किए हैं, कई घोषणाएं की हैं, कई प्रयास किए हैं, लेकिन क्या ये एक नाटक है या फिर ये प्रयास अंतिम रूप से ज़मीन पर उतर रहे हैं? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट ये बता रहा है कि विभिन्न सरकारों के द्वारा जो हिंदी को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक भाषण दिए गए हैं पब्लिक डोमेन में, या फिर और भी बहुत सारी इस प्रकार की घोषणाएं, कार्यक्रम चलाए गए हैं जो हिंदी माध्यम को उस्तर दिखाते हैं, क्या वो सही हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम से ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि सरकारों के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो अनुपयुक्त साबित होते हैं। कारण क्या हैं? तो कारणों पर चर्चा करते हैं। 2010 में जहां 45% लोग लगभग संघ लोक सेवा आयोग की अंतिम जो लिस्ट थी उसमें चयनित हो रहे थे, वहीं 2019 में मात्र 2% या उससे भी कम लोग, लगभग 17 या 18 लोग अंतिम रूप से चयनित हुए हैं हिंदी माध्यम के। इसके पीछे एक कारण तो नहीं हो सकता है। उनमें से कुछ कारण अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो पठन पाठन सामग्री है, क्या उसकी उपलब्धता है? तो मार्केट में, बाज़ार में जाकर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ ये समस्या लगातार बनी हुई है। दूसरा, क्या जो उसमें सामग्री उपलब्ध है, क्या उसका स्तर संघ लोक सेवा आयोग के स्तर को छूता है या उसकी पूर्ति करता है? ये भी एक समस्या लगातार बनी हुई है। बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो संघ लोक सेवा आयोग में पास होने का दावा करती हैं, उसमें सफल होने का दावा करती हैं, लेकिन उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग को पास नहीं कर पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उपलब्ध सामग्री जो है बाज़ार में, उसका स्तर कैसा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। एक और कारण हो सकता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की जो कॉपी चेक हो रही हैं, जो मूल्यांकन बुक हैं वो जो चेक की जा रही हैं, क्या वो हिंदी माध्यम के किसी परीक्षक द्वारा जांच की जाती हैं या फिर किसी अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक द्वारा चेक की जाती हैं? तो कुछ विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है, और इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नियुक्त परीक्षक हैं उनमें बहुत कम संख्या हिंदी माध्यम की हो। दूसरा, आप लोग इस बात से ये भी नज़रें लगा सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की जो बोर्ड है, क्या उसमें हिंदी माध्यम के लोग सम्मिलित हैं? अगर हम भारत की संख्या के हिसाब से बात करते हैं, हिंदी के अनुपात की बात करते हैं, तो 50% लोग संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड में हिंदी माध्यम से होने चाहिए। इसी रूप में दूसरा कारण हम देखते हैं कमज़ोर पृष्ठभूमि। जो अभी बोर्ड की बात कर रहे थे हम लोग, तो बच्चे लगातार ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं जो हिंदी माध्यम से आते हैं,
लेकिन विभिन्न सरकारों ने सरकारी स्कूलों या फिर जो हिंदी माध्यम की पढ़ाई कराते हैं उस प्रकार के संस्थानों के मानकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और इसका कारण ये हुआ कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि लगातार कमज़ोर होती चली गई। वो स्नातक हैं लेकिन उस स्तर को नहीं प्राप्त करते जो स्नातक के अंदर आनी चाहिए। एक और कारण दोस्तों नज़र आता है, वो यह है कि जो नामांकन होता है संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरते समय, उसमें हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी माध्यमों के सापेक्ष कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी, जब नामांकन ही कम होगा तो फिर उसमें सफलता का जो अनुपात होगा वो भी कम होगा। लेकिन इतना कम नहीं है नामांकन जितना परिणाम दिखाता है। एक और कारण दोस्तों नज़र आता है, आजकल कोचिंग संस्थान, जो हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान हैं, वो चाहे दिल्ली के मुखर्जी नगर में हो या फिर देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों में हो, उनकी बाढ़ सी आ गई है। लेकिन क्या वो मानक स्तर को अपनाते हैं? क्या वो संघ लोक सेवा आयोग की पढ़ाई कराते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के नाम पर बैंक एसएससी की पढ़ाई करा रहे हैं? तो दोस्तों ये भी एक चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पुराने समय में प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास मुझे जो याद आता है वो है 4 अक्टूबर 1975 का। 4 अक्टूबर 1975 को नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से लेकर अब तक हर साल विभिन्न मंत्रालय, विभाग या कार्यालय हर साल 4 अक्टूबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों उसके 2 साल बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई और उस समय पर जो विदेश मंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अधिवेशन में जाते हैं और इतिहास में पहली बार भारत की ओर से या किसी भी देश की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अधिवेशन में पहली बार हिंदी में अभिभाषण सुनने को मिलता है। तो ये जो प्रयास थे ये पुराने समय पर एक ज़मीनी स्तर के प्रयास थे और उस समय पर बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन वर्तमान में या अभी पिछले कुछ दशकों से क्या जो सरकारें हैं वो हिंदी को किस तरीके से बढ़ावा दे रही हैं, ये एक विचारणीय विषय है। हम सबको इस पर मिलकर विचार करना चाहिए ताकि जो भारत का एक गौरव है, जिस पर एक बड़ा साहित्य देखने को मिलता है, जिस पे पुरानी से पुरानी किताबें देखने को मिलती हैं, ऐसे भाषा को हम बचा सकें और उसमें एक अच्छे शासक प्रशासक दे सकें। दोस्तों जिस देश की भाषा हिंदी हो, जिसमें बहुत सारे लोग हिंदी बोलने वाले लोग हों, वहाँ पर अगर इंग्लिश बोलने वाले शासक बनेंगे, प्रशासक होंगे, तो वो जनता से किस रूप से कनेक्ट होंगे, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। और मैं चाहूँगा कि इस बात को सरकार तक पहुँचाएं, लोग अपने विचार रखें और जो कमियाँ पठन सामग्री में हो रही हैं, हमारी पृष्ठभूमि में हो रही हैं हिंदी माध्यम की, या फिर विभिन्न कोचिंग स्तरों पर हो रही हैं, उस पर भी विचार किया जाए और वापस हिंदी के गौरव को स्थापित किया जाए। मैं अपेक्षा करूँगा आपके लिए ये अंक हमारा लाभान्वित रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।